जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। आजकल केदारनाथ उपचुनाव का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो उफान पर है और इसी संदर्भ में बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान आदित्य कोठारी जी। कोठारी जी, आपका दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सीधे सीधे हम चुनाव जो चल रहा है उस पर ही हम सीधे बात कर रहे हैं जी। काशी, बद्रीनाथ और मंगलोर के बाद अब केदारनाथ में उपचुनाव है। उसकी हार के बाद केदारनाथ की सीट को जीतना कितना चैलेंजिंग आपको लगता है? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव 2024 का है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के कार्यों को लेकर के लड़ा है। देश भर के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं उसके आधार पर जनता ने अपना विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर अपना व्यक्त किया और चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उसको 292 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ में देश की जनता ने केंद्र की सत्ता सौंपी है। जहां तक मंगलौर विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 422 मतों के अंतर से हारी है और इससे ठीक लोकसभा का जो चुनाव हुआ था पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 23,000 वोटों से मंगलौर विधानसभा में पीछे थे। तो 23,000 मतों के अंतर के अपेक्षा 422 मतों से चुनाव हारना, हम इसको हार नहीं मानते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि मंगलौर जो विधानसभा है उसको राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी नहीं जीती है, इसलिए ये बहुत बड़ा मत हमको मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मिला है। ये हमारे लिए, हमारे मत प्रतिशत बढ़ना हमारे लिए बड़ी बात है। जहाँ तक बद्रीनाथ विधानसभा का सवाल है, निश्चित रूप से बद्रीनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास भी रही है, हम हारे भी हैं वहाँ, लेकिन हमारा वहाँ अच्छा जनाधार है और वहाँ हम अप्रत्याशित रूप से हारे हैं। हम उसके हार की समीक्षा हमने की है, उसके कारणों को हमने जाना है, इसलिए जो केदारनाथ विधानसभा का चुनाव प्रबंधन है हमने बद्रीनाथ विधानसभा के अनुभव को यहाँ लागू किया है। उस अनुभव के आधार पर हम यहाँ काम कर रहे हैं और केदारनाथ विधानसभा में भी जब से श्रद्धेय सैलारानी राउत जी का निधन हुआ है और नए विधायक चुनने तक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये संकल्प लिया कि जब तक ये विधानसभा विधायक रहित है तब तक यहाँ का विधायक मैं रहूंगा, यहाँ का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। और निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ विकास के कार्यों से लेकर के, यहाँ की छोटी बड़ी समस्याओं से लेकर के, चाहे यहाँ केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी 30 और 31 जुलाई को, उस आपदा में भी जिस त्वरित गति से मुख्यमंत्री जी ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, लगभग 16,000 तीर्थ यात्री जो वहाँ फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने का काम किया है। उसके बाद जो घोड़ा खच्चर वालों को जो नुकसान हुआ था, डंडी कंडी वालों को नुकसान हुआ था, टेंट व्यवसायियों को नुकसान हुआ था और जो लोग यहाँ मृत हुए हैं, जो दुकानें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई थी, सभी लोगों को एक बहुत बड़ा पैकेज देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया और 9 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि सीधे उन प्रभावितों के खातों में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो यह केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भी हम अपने विकास कार्यों के आधार पर यहाँ लड़ रहे हैं और 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम अगस्त्यमुनि में हुआ था। उस कार्यक्रम में भी यहाँ 600 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी और कुछ योजनाओं को मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, जिन पर तेजी से जो है काम होगा। और ये इतने ज्यादा काम इस समय केदारनाथ विधानसभा में हुए हैं कि कांग्रेसी भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसे काम न भूतो न भविष्य थे। इतने बड़े काम हुए हैं, इसलिए जनता भी इस बात को अप्रिशिएट कर रही है, इस चीज को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देना चाहती है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो उपचुनाव है केदारनाथ विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में इस चुनाव को जीतेगी। कोठारी जी, अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा उस समय 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके पास भी बहुत अच्छा वोट बैंक था,
बहुत अच्छी वोटें वो लेकर गए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कहें वो तीनों प्रत्याशी भाजपा के साथ हैं और 2022 की अगर बात करें तो हम ये मानते हैं और लगातार ये बात जनता के बीच थी कि भाजपा की जीत का कारण भी वो निर्दयी प्रत्याशी थे। जितनी वोट उन्होंने काटी उसका फायदा बीजेपी को हुआ। 2022 के बाद 2024 के उपचुनाव में वो तीनों जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा के साथ हैं। आप कितने आश्वस्त हैं कि जो उनके वोटर्स हैं वो भाजपा के साथ खड़े होंगे? निश्चित रूप से चुनाव हमेशा समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है और यह बात भी सत्य है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में श्री कुलदीप सिंह रावत जी, श्री सुमंत तिवारी जी और श्री देव प्रकाश नौटियाल जी, ये तीनों जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और कुलदीप रावत जी को 13,000 से अधिक वोट मिला, सुमंत तिवारी जी को 5,000 से अधिक वोट मिला, देवेश नौटियाल जी को भी 3,000 से अधिक वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शैला रानी राउत जी 9,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीती थी। और इस समय ये अच्छा सौभाग्य है, अच्छा संयोग बना है कि श्री कुलदीप रावत जी भी, सुमन तिवारी जी भी और देवेश नौटियाल जी भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और तीनों प्रत्याशी पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक करते हुए लगे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो समर्थक था, उनका जो मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेगा क्योंकि जनता अपने नेता के साथ में चलना चाहती है। तो इन तीनों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा संबल प्रदान हुआ है, बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। तो इस आधार पर हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि 22 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम 9,000 के अधिक वोटों से जीते थे। इस बार हम उससे बहुत अधिक मतों के अंतर से ये चुनाव जीतने वाले। कोठारी जी, 28 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा में और पूरे प्रदेश में हम कहें ये जो केदारनाथ उपचुनाव है वहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जो दिवंगत विधायक हैं शैला रानी रावत जी, उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत को प्रबल दावेदार माना जा रहा था और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी तैयारियां 2-3 महीने पहले से शुरू कर दी थी। वो जनता के बीच संवाद करना, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना और मीडिया के माध्यम से उनके इंटरव्यू को देख करके ये कहा जा सकता था कि वो आश्वस्त थी कि उनका टिकट कंफर्म है। 29 तारीख को जैसे ही प्रत्याशी का घोषणा की जाती है, आशा नौटियाल जी को प्रत्याशी बनाया जाता है, उस दिन से जो ऐश्वर्या रावत जी हैं वो कहीं न तो सामाजिक कार्यक्रमों में दिख रही हैं और ना ही वो कहीं मीडिया के माध्यम से और कहीं भी वो चुनाव में सक्रिय होती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्या आपकी उनसे किसी संदर्भ में कोई बात हुई है या भीतरघात होने जैसी कोई आशंका आपको लग रही हो, या उनको मनाने के लिए किस प्रकार से रणनीति संगठन के स्तर पर हो रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव के दौरान 1 दर्जन से अधिक दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी और उसमें श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी की दावेदारी प्रमुख दावेदारी में थी। कुलदीप रावत जी ने भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रखी थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के चयन की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बड़ी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम प्रत्याशी का चयन करते हैं और पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी के लिए अंतिम निर्णय लेता है। निश्चित रूप से हम लोग सब ये मानते हैं कि ऐश्वर्या रावत जी एक मजबूत प्रत्याशी थी और पार्टी ने सभी प्रत्याशी जितने भी दावेदार थे उन सभी का अलग अलग रूप से उनका मूल्यांकन किया, उनकी फीडबैक ली है और पार्टी ने अंतिम निर्णय जो आशा नौटियाल जी के पक्ष में किया वो बहुत सारे पहलुओं को आधार में रख करके लिया है। और अब कुलदीप रावत जी हमारे साथ क्षेत्र में काम पर लगे हुए हैं। ऐश्वर्या रावत जी से भी जो है हमारी प्रत्याशी की भी बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी की बातचीत हुई है और अलग अलग स्तर से उनसे बातचीत की जा रही है। और उनके अभी आज भी मेरी बातचीत हुई तो उनके पारिवारिक सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली कि उनके पिताजी के पैरों में दर्द बता रहे थे और उनके इलाज के लिए वो हैं देहरादून में और 1-2 दिन में उनके कार्यक्षेत्र में लौटने की पूरी संभावना है। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी दावेदार थे,
चाहे वो चंडी प्रसाद भट्ट जी हों, कुलदीप आजाद नेगी जी हों, दिनेश बगवाड़ी जी हों, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट होकर के इस समय काम कर रहे हैं। कोठारी जी, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जी की अगस्तमुनी में सभाएं होती हैं और जिसमें ताबड़तोड़ घोषणाएं क्षेत्र के लिए की गई। 5-5 मंत्रियों की मैराथन दौड़ क्षेत्र में कराई गई और कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक विश्वास सरकार के प्रति भरने का काम कोशिश सरकार द्वारा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का भी ये आरोप रहता है और कहीं ना कहीं जनता के बीच भी ये सुनने को मिल रही है कि इतने मंत्रियों को और मुख्यमंत्री के इतने सारे कार्यक्रम करने के बाद सरकार के या पार्टी के हाथ कुछ खास लगा नहीं। इसलिए स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पार्टी ने करीब 1-1.5 महीने पहले घोषित कर दी थी, जारी कर दी थी और जो तमाम उस सूची में जो बड़े बड़े दिग्गज पार्टी के जो चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होने वाले थे, इसी कारण से इनको क्षेत्र में नहीं बुलाया जा रहा है या चुनाव कैंपेन में वो लोग भाग नहीं ले रहे। ऐसा है कि स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से, क्षेत्रीय दलों से स्टार प्रचारकों की सूची मांगी जाती है। उसी प्रक्रिया के तहत हमने 40 अपने वरिष्ठ नेताओं की सूची केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी थी और उन्होंने उसमें सहमति दी है। और अभी भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हमारी कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर जा रही हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। जो हमारा चुनाव प्रचार का साहित्य है उसको वितरण करने का काम कर रही है, पोस्टर झंडे लगाने का काम कर रही है और ये काम लगभग हमारा 10 तारीख तक काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगा। और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी हैं, श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी हैं। ये सभी लोग 10 तारीख के बाद इनके हम बृहद स्तर पर हमने कार्यक्रम तय किए हुए हैं और इनके कार्यक्रम विधानसभा में लगेंगे। और अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमारी थल सेना काम कर रही है, वायु सेना हमारी यथाशीघ्र पहुँचेगी। कोठारी जी, अगर सारी चीज़ें आपकी अनुकूलित रहती हैं, भीतरघात पार्टी के साथ नहीं होता है, तो आपको क्या आकलन है संगठन के मुखिया होने के नाते, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से करीब 3-4 महीने से आप क्षेत्र में प्रवास पर हैं और लगातार आप कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जगह जगह आप कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, लोगों के मन को भी टटोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कि कितने मार्जिन के साथ इस समय भाजपा जीतने जा रही है? देखिए, भीतरघात की हम कोई आशंका हमें नहीं है, क्योंकि हमारे जो बूथ कमेटी से लेकर के शक्ति केंद्र की टोली से लेकर के मंडल कमेटी तक सभी कार्यकर्ता बहुत ही गंभीरता से चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार है। तो प्रत्येक कार्यकर्ता ये समझता है कि यदि हमारा भविष्य है, और राजनीति में जो भी व्यक्ति जुड़ता है एक महत्वाकांक्षा के साथ में जुड़ता है। आने वाले समय में तुरंत स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, फिर उसके बाद पंचायतों के चुनाव हैं। इसी के साथ में प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में विकास के कार्य भी करवाने होते हैं। तो सत्ता के साथ में काम करना उसका एक अलग अनुभव होता है। अपने क्षेत्र के विकास में एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के साथ में दगेबाजी या धोखेबाजी इस समय नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि मेरा भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि हमारा चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, सभी लोग बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ में पार्टी के कुछ चुनाव जिताने में लगे हुए। और मैं कोई फिगर देने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कह सकता हूँ कि हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ में, बहुत बड़े अंतर के साथ में इस चुनाव को जीतेंगे। तो आप थे श्रीमान आदित्य कोठारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, जिन्होंने बिल्कुल आश्वस्त होकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। तो कोठारी जी, आपकी बात को दस्तक पहाड़ पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।